बात करते हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस एंड देयर मैनेजमेंट। थोड़ी सी परिभाषा के रूप में हम चर्चा कर लें कि व्हाट इज लाइफस्टाइल डिजीजेस, या हमारी जो जीवन शैली जन्य रोग हैं वो क्या हैं। तो जैसा कि परिभाषा में आप देख रहे हैं, दे आर डिजीजेस दैट आर कॉज्ड पार्टली बाय अनहेल्दी बिहेवियर एंड पार्टली बाय अदर फैक्टर्स। हम सभी आज जिस भौतिकवादी युग में हैं, जिस आधुनिक युग में हैं, उसमें हम महसूस कर रहे हैं या हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उस दौर से गुजर रहे हैं जिसमें बहुत सारी अनहेल्दी प्रैक्टिसेस हमारे जीवन का पार्ट बन गई हैं। किसी भी व्यक्ति के लाइफस्टाइल डिजीजेस उत्पन्न होने के मुख्य कारण हो सकते हैं हैबिट्स, दैट इज उसकी आदतें, बिहेवियर, व्यवहार, या उसकी डे टू डे लाइफ की प्रैक्टिसेस क्या हैं। जैसा अपन सभी अनुभव कर रहे हैं कि आज के हम बाल्यकाल से देखें, बाल्यावस्था से ही देखें, तो बच्चों में खान पान की आदतें, उनके हैबिट्स इतने अनहेल्दी हो गए हैं कि ट्रेडिशनल फूड पर या बहुत रिच न्यूट्रिएंट वाले भोजन पर आश्रित ना होकर वे जंक फूड और खाने पीने में इस तरह के भोज्य पदार्थों को लेना उनका हैबिट हो गई है, उनका शौक हो गया है, उनका नेचर हो गया है, जो जीवन के लिए बहुत अनहेल्दी है। आगे हम बात करेंगे कि इस तरह के अनहेल्दी फूड से किस प्रकार हमारे जीवन में ओबेसिटी, और ओबेसिटी के बाद बहुत सारे ऐसे डिजीजेस या ऐसे डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाते हैं जिनको नियंत्रित करना या जिनके ऊपर हमारे जीवन की बीमारियों का दारोमदार आ जाता है। बाल्यकाल से आगे हम चले तो आज का किशोर या एडोलेसेंट बॉयज और गर्ल्स भी ऐसी स्ट्रीम में हैं, ऐसी धारा में हैं जहां उनके ऊपर कैरियर का तनाव है, उनके फ्यूचर का तनाव है, एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे ऐसे बिहेवियरल प्रॉब्लम डेवलप हो जाते हैं जिनकी प्रैक्टिस में उनका नरिशमेंट या न्यूट्रिशन भी धीरे धीरे प्रभावित होता है, और एक समय आता है कि ये स्ट्रेस और इस तरह के बिहेवियर और प्रैक्टिसेस उनके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का कारण बन जाते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल्ड फैक्टर एंड अनकंट्रोल्ड फैक्टर। हमारे जीवन शैली को या जीवन शैली जन्य रोगों को प्रभावित करने वाले दो फैक्टर्स हैं। कंट्रोलेबल फैक्टर जो हमारे नियंत्रण में होते हैं, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स जो हमारे नियंत्रण में नहीं होते हैं। ये कौन से फैक्टर्स हैं? तो यदि हम कंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले आधारभूत बात आती है कि आज हमारे जीवन शैली पर सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव भोजन या डाइट ने डाला है। डाइट या आहार या भोज्य पदार्थों का चुनाव और हमारे जीवन में इनका रोल सबसे महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं कि शरीर में ऊतकों के निर्माण से लेके जीवन शैली व्यापित करने के या जीवन के अंतिम दिन तक हम मुख्य रूप से भोजन पर आश्रित होते हैं। भोजन या डाइट के चुनाव से या उसके सिलेक्शन से ही हमारे शरीर का निर्माण होता है, जो बॉडी वेट के रूप में होता है। बॉडी वेट के साथ साथ शरीर निर्मित होने के बाद यदि हमारी फिजिकल एक्टिविटीज का लेवल प्रॉपर नहीं है या जितना हमारे शरीर को आवश्यक है उतनी कार्यशैली का हम अपने दिनचर्या में पालन नहीं करते हैं, तो निश्चित शरीर में जो डिसऑर्डर होते हैं वो आगे हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ओबेसिटी और ओवरवेट के रूप में ये डेवलप होते हैं। जैसा अभी मैंने आपसे चर्चा की कि यूथ एक बहुत बड़ा हमारे देश का, और देश का ही नहीं विश्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और आजकल उस किशोर बालक पर स्मोकिंग, अल्कोहल अब्यूज, इन सारी चीजों का बहुत ज्यादा दुष्परिणाम और दुष्प्रभाव देखने में आता है। उनकी हैबिट्स, उनकी प्रैक्टिसेस, उनकी डे टू डे लाइफ की नीड्स या उनका ग्रुप ऐसा बन जाता है कि वो अपने पीयर प्रेशर में इस तरह की हैबिट्स का शिकार हो जाते हैं। वस्तुतः उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी बीमारियों का प्रारंभ वहीं से हो जाता है
जो जब तक इम्यूनिटी है तब तक तो रेजिस्ट होता है, तब तक तो वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं, पर जैसे जैसे शारीरिक क्षमता समाप्त होती है वैसे वैसे यही रूटीन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में बदल जाता है, जो बीमारियों को जन्म देता है। योर लेवल ऑफ सन एक्सपोजर, हम सूर्य प्रकाश में कितनी देर बैठते हैं, सूर्य प्रकाश का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल है। WHO का कहना है कि प्रतिदिन यदि व्यक्ति 20 मिनट सूर्य प्रकाश की किरणों के संपर्क में रहता है तो उसके शरीर में बनने वाला कैल्शियम और विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में शरीर को प्राप्त होता है और शरीर में रोग निरोधक क्षमता उत्पन्न होती है, या शरीर की बॉडी बिल्डिंग एक प्रॉपर डायरेक्शन में जाती है। तो ये सारी चीजें जिनकी हम बात कर रहे हैं, चाहे वो हमारा आहार हो, चाहे वो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज हो, चाहे वह एक्सपोजर टू सन हो, या हमारी अल्कोहल या स्मोकिंग जैसी हैबिट्स हैं, ये सब अंडर कंट्रोल हैं, ये सब हमारे कंट्रोल में है। दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड कंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर। तो कंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर्स को मैनेज करना हमारे अपने डे टू डे लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए। नेक्स्ट कम्स अनकंट्रोलेबल फैक्टर, जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। दैट इज, ये फैक्टर्स जो हैं, दीज फैक्टर्स आर एज, रेस, जेंडर एंड हेरिडिटी। ऑफ कोर्स यदि हम जानते हैं कि एज हमारे उसका एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, उस कंटिन्यूस प्रोसेस में एज वाइज डे टू डे हम अपने लाइफ को आगे बढ़ाएंगे, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। प्रतिदिन निकल जाने के बाद जीवन के साथ एज के एक पड़ाव में पहुंचना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारी रेस, हमारा जेंडर, हमारी हेरिडिटी, जिनके साथ हम जन्म लेते हैं, इन पर क्योंकि अनुवांशिकता का प्रभाव है। जेंडर यदि हमें ईश्वर प्रदत्त मेल फीमेल मिला है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। यदि रेशियल फैक्टर्स के कारण हमारे रंग का, हमारे शरीर का जो एक प्रारूप तय हो गया है, जिसमें गोरापन है, गहरापन है, बालों का निर्माण है, आंखों का एक टिपिकल शेप है, या हमारे बॉडी स्ट्रक्चर का जो, जिसको हम हेरिडिटी के रूप में जन्म के साथ देखते हैं, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो दीज आर कॉल्ड अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। मुख्य बात आती है, स्लाइड पर आप देख रहे हैं कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के मूलभूत कारण कौन से हैं। कारण एकदम से नहीं प्रारंभ होते, कारण एक दिन में उत्पन्न नहीं होते, या एक ही दिन में हम इन कारणों पर बात करके ये नहीं कह सकते कि अचानक से हमारे शरीर में मोटापा आ गया, अचानक से हम मधुमेह के शिकार हो गए, अचानक से हम हार्ट डिजीजेस या कैंसर या जिस तरह के लाइफस्टाइल की हम बात करेंगे आगे, उनके हम अचानक आदि नहीं हो जाते हैं। These all are the causes of lifestyle disorders or diseases, which are paradigm shift in house culture, in play culture, in work culture, and also major part is paradigm shift in food culture. आप दोनों कंपैरिजन देख रहे हैं। यदि मैं पहली बात करूं तो हाउस कल्चर में हमारी कुछ एक्टिविटीज जो आधुनिक यंत्रों की हो गई हैं, जिनमें हम भौतिकवादिता के साथ अपना समय और शक्ति तो बचाते हैं, पर वहां हम शरीर में बहुत सारे रोगों को उत्पन्न करते हैं, चाहे वो बात भोजन पकाने की हो, चाहे वो बात भोजन खाने की हो, चाहे वो बात हमारे घर के दूसरे अप्लायंसेस की हो, मिक्सर है, रेफ्रिजरेटर है, प्रेस है, वॉशिंग मशीन है, वैक्यूम क्लीनर है, ये सब वो अप्लायंसेस हैं या वो भौतिक सुविधाएं हैं जिनने हमारे शरीर के टोन को खत्म कर दिया है। आप बच्चों में से यदि जो फीमेल्स हैं वो इस बात को अनुभव करेंगी कि सुबह उठकर रसोई में खाना बनाने या चाय बनाने से लेकर रात तक का जो काम है वो स्टैंडिंग मोड में है, खड़े होकर है। खड़े होने से हमारे घुटनों पर, हमारे पैरों पर, पूरे शरीर का जो वजन दिन भर होता है और जो मैकेनिकल फ्रिक्शन होता है बॉडी में, वो हमारे मसल्स को डिजेनरेट करता है, मांसपेशियों में तनाव उत्पन्न करता है, मांसपेशियों की लचक को खत्म करता है, हमारे एक्सरसाइज मोड को खत्म कर देता है। तो ये यहाँ से जो हम अपनी सुविधाओं के दौर में गुजर रहे हैं या अपने सुविधाओं के लिए इन अप्लायंसेस पर आश्रित हो गए हैं, ये हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करने का एक कारण बन जाते हैं।
प्ले कल्चर, आज बच्चे, हम अपने घरों में देखते हैं कि ये प्ले ग्राउंड एक्टिविटीज तो बची ही नहीं है। मेट्रो सिटीज में चले जाएं तो वहां तो प्ले ग्राउंड की जगह ही नहीं है, लोगों के पास रहने की जगह नहीं है, तो ओपन प्ले ग्राउंड तो बचे ही नहीं है। और जो आउटडोर बड़े बड़े प्ले ग्राउंड बनते भी हैं वो हर आर्थिक असुविधा के कारण हर वर्ग के लिए उपलब्ध नहीं होते। बच्चों का नेचर आज हमें मोबाइल और लैपटॉप ने इतना फैमिलियर बना दिया है कि बच्चों के जितने भी गेम्स हैं वो सब इंडोर ज़्यादा हो गए हैं, और दैट टू वो सब इन गैजेट्स पर हो गए हैं। तो बच्चों में जो फिजिकल डेवलपमेंट, जो मेंटल डेवलपमेंट, जो सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए वो समय पर नहीं होता। वस्तुतः वहीं से उनके शरीर में बीमारियों का प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। सेम वर्क कल्चर है। पहले जो खेत खलिहान या मेहनत वाले काम हुआ करते थे, इवन आज खेत में भी यदि हम काम को बोले तो खेती का काम भी पूरा मशीनरी पर डिपेंड करता है। बाकी तो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में पूरा वर्क ही कंप्यूटर बेस्ड है, पूरा वर्क ही इलेक्ट्रॉनिक्स पर है। तो लगातार कंप्यूटर के रेडिएशन के सामने बैठना और अपने शरीर को एक पोस्चर में बनाए रखना, ये बहुत दूषित प्रभाव उत्पन्न करते हैं। सेम जैसा भी मैंने आपको चर्चा की कि हेल्दी फूड्स का पूरा सब्स्टिट्यूशन जंक फूड हो गया है, और जंक फूड के जो दुष्परिणाम हैं ये इस पर एक बहुत विस्तृत चर्चा है। हो सकेगा तो आगामी उसमें जब हम मेंटल डिसऑर्डर्स पे बात करेंगे तो मैं जंक फूड के डिटेल्स आपको बताऊंगी कि ये कितना हानिकारक है और हमारे शरीर में मोटापे को जन्म देने का और हमारी नर्वस सिस्टम को, हमारे तंत्रिका तंत्र को शिथिल करने का एक बहुत बड़ा कारण ये जंक फूड होता है। अब यहाँ से मुख्य बात शुरू होती है कि इन कारणों के साथ, इन प्रभावों के साथ आज जब हम अपने जीवन शैली का निर्वहन कर रहे हैं तो 10% लोग वो सौभाग्यशाली लोग हैं जो बिना किसी बीमारी या बिना किसी विकार के जीवन जी रहे हैं। बाल्यावस्था से ही बच्चा ओबेसिटी का या ओवरवेट का शिकार है तो इसमें किसी ग्रुप विशेष या किसी आयु वर्ग विशेष को हम शामिल नहीं कर रहे। लगभग हर आयु वर्ग पर, लगभग हर जगह पर इस प्रकार की जो हमारी बीमारियां हैं उनका प्रभाव देखा जाता है। और टाइप्स ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो है, दीज आर ओबेसिटी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, chronic pulmonary diseases, depression and musculoskeletal disorders, मांसपेशियों संबंधी डिसऑर्डर। एक एक पर हम चर्चा करते हैं कि ये बीमारियों के कारण क्या है और उसमें हमें किस प्रकार का भोजन या किस प्रकार का आहार लेना चाहिए। ऑल लाइफस्टाइल डिजीजेस हैव वन कॉमन प्रॉपर्टी। जिस भी अभी हमने जिन बीमारियों की बात करी उन बीमारियों के बैकग्राउंड में हम जाएं तो सबकी एक कॉमन प्रॉपर्टी है, they make breathing heavier and body oxygen low। कोरोना काल में उस संक्रमण के दौर में आपने देखा होगा कि जो भी व्यक्ति किसी सिम्टम से ग्रसित हुआ है, डॉक्टर सबसे पहले उसके ऑक्सीजन लेवल की बात करते हैं। ऑक्सीजन लेवल जो है ये हमारे लाइफस्टाइल डिजीजेस को उत्पन्न करने का सबसे मूल कारण है। जब भी सेल हाइपोक्सिया होगा, सेल हाइपोक्सिया मतलब कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होगी, तो वो कमी हमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की तरफ फोर्सफुली ड्राइव करेगी। वस्तुतः शरीर में ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुत सारे मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं जो बीमारियों के साथ लक्षणों के रूप में हमें दिखाई देते हैं। नाउ कम टू द फर्स्ट डिसऑर्डर, दैट इज ओबेसिटी। ओबेसिटी या ओवरवेट दो अलग अलग शब्द हैं। ओवरवेट मतलब अधिक भारीता और ओबेसिटी मतलब मोटापा। ओबेसिटी इज नाउ अ ग्लोबल एपिडेमिक। आज वैश्विक रूप से यदि हम बात करें तो मोटापा और अधिक भारीता एक बहुत विषकारक लक्षण बन गया है। कारण अभी जो हमने पीछे चर्चाएं की उन सब के मूल कारण में पहला डिसऑर्डर जो आता है वो अधिक भारीता और मोटापे के रूप में आता है। दोनों में अंतर क्या है? अधिक भारीता का मतलब है कि जब हमारा वजन, शरीर का वजन हमारी आयु और ऊंचाई के आधार पर
20% सामान्य से अधिक होता है तब वह ओवरवेट कहलाता है। और यदि शरीर का वजन हमारी एज और हाइट के अकॉर्डिंग सामान्य पैरामीटर में 20% से अधिक होता है तो वह ओबेसिटी कहलाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस स्लाइड में कि ओबेसिटी मतलब जब हम अपनी मसल जो हमारी फैटनिंग भाग है जो एब्डोमेन में और काफ मसल पे होती है, और तीसरा हमारे जो शोल्डर कंधे और कोहनी के बीच की जो मसल्स होती हैं जिनको हम बाइसेप्स और ट्राइसेप्स कहते हैं, इन पर वसा का जमाव सबसे अधिक होता है। तो जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं कि जब हमारा शरीर का मांस हमारी 2 उंगलियों के बीच में अधिक बाहर निकला हुआ होता है या उस ग्रिप से बाहर आ जाता है तो सामान्य भाषा में ये एक पैमाना हो जाता है ओबेसिटी को डिटेक्ट करने का। वैसे तो हमें बीएमआई या बॉडी मास इंडेक्स के द्वारा पता चलता है कि हमारे शरीर में ओबेसिटी का परसेंटेज क्या है, और ये एक सर्वसाधारण के लिए बात है कि यदि हम इस तरह से अपने मास को कैच करें और वो एक एक्स्ट्रा ग्रोथ के रूप में हमारे हाथ में आए तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा शरीर ओबेसिटी की तरफ जा रहा है। और यही ओबेसिटी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर संबंधी बीमारियों का मूल कारण होता है। इसको भी हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से ये मूल कारण होता है। अभी मैंने आपको बताया कि फैट का हमारे बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट्स में जमाव जो होता है वो ओबेसिटी कहलाता है। Now you want to know if you are obese or not, and this is very easy. आप अपने वजन और अपनी हाइट को यदि माप लेते हैं तो इस फॉर्मूले के आधार पर BMI is equal to weight in kilograms upon height in square meters। यदि आप अपने वजन को अपनी ऊंचाई के गुणनफल से भाग देंगे तो जो नंबर आएगा, जो इंडेक्स आएगा, वो आपका BMI कहलाएगा। BMI चार्ट ये कहता है, ये फॉर्मूला ये कहता है कि यदि हमारा BMI लेस देन 18.5 आता है तो हम अंडरवेट हैं। नॉर्मल वजन जो होता है ये 19 से 25 होता है, 25 से ऊपर ओवरवेट और 30 और 40 के बीच में ओबेसिटी, और 40 के ऊपर यदि ये BMI फॉर्मूला आपको आपका अंक देता है दैट इज फॉल इन वेरी ओबीज कैटेगरी, जो एक बहुत खतरनाक इंडिकेशन है। और इस प्रकार के ओबेसिटी में व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित होता है। जनरली बात करें तो ये ओबेसिटी मेल और फीमेल में 2 अलग तरह से होती है, सामान्यतः अलग तरह से होती है। ये बिल्कुल वैज्ञानिक सत्य नहीं है कि ऐसा ही होगा। सामान्यतः ऐसा होता है कि महिलाओं में जो फैट डिपोजिशन होता है वो पेल्विक रीजन में ज्यादा होता है। पेल्विक रीजन में ज्यादा होने के कारण उनका निचला भाग ओबीज फिगर दिखाता है, जो कि एंड्रॉइड या एप्पल शेप ओबेसिटी कहलाता है। ऊपर पतला नीचे गोल होना ये एप्पल शेप ये जो है पियर शेप ओबेसिटी कहलाता है। पियर शेप मतलब नाशपाती के आकार का। और मेल में जो होता है ये अपर बॉडी ओबेसिटी ज्यादा देखी जाती है। इनमें एब्डोमेन के भाग में फैट डिपोजिशन ज्यादा होता है और ये एंड्रॉइड ओबेसिटी या एप्पल शेप ओबेसिटी कहलाती है। ये एक सामान्य इंडिकेशन है। ओबीज व्यक्ति इनएक्टिव होता है। स्वाभाविक है कि वसा का जमाव स्टोरेज ज्यादा होगा, व्यक्ति जो है ये उसकी क्रियाशीलता में अंतर आ जाएगा। बहुत ज्यादा दवाइयों पर आश्रित होना और नींद की कमी, ये 2 कारण भी हमारे शरीर में ओबेसिटी को जन्म देने के फैक्टर्स हो सकते हैं। इनको दूर करने के लिए, अब ओबेसिटी से निजात पाने के लिए हमें कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस अपने जीवन में लानी चाहिए जिससे हमारे शरीर में मोटापा धीरे धीरे समाप्त हो और हम नॉर्मल बॉडी वेट की तरफ जाएं। इसके लिए हमें हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। विशेष रूप से जब व्यक्ति ओबीज हो जाता है, मोटापे से ग्रसित हो जाता है, तब उसे अपने भोजन में ध्यान रखना चाहिए कि भोजन जो है वो उसका लो कैलोरी डाइट हो जिसमें फाइबर्स अधिक मात्रा में हो। लो कैलोरी एंड रिच फाइबर फूड्स जो कि विशेष रूप से फल और सब्जियों में पाए जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को सैचुरेटेड फैट, स्वीट्स,
अल्कोहल, इन सारी चीजों को टोटली ना कह देना चाहिए। इनका भोजन जो है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फलों पर ज्यादा से ज्यादा आश्रित होना चाहिए। फाइबर जो होता है ये हमारे ह्यूमन बॉडी में इनडाइजेस्टिबल होता है, इसका पाचन नहीं होता। इसको पचाने की क्षमता पशुओं में होती है, मनुष्यों में नहीं होती, पर फिर भी हमारे आमाशय में जो पाचन की प्रक्रिया होती है, उस पाचन की प्रक्रिया में आमाशय और आंत में एक गति का उत्पन्न होना आवश्यक होता है, जिसको हम क्रमाकुंचन गति या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स जितने अच्छी तरह से उत्पन्न होंगे आमाशय और आंत में, भोजन का डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म उतना प्रॉपर होगा। और फाइबर जो है ये मुख्य कार्य पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को उत्पन्न करने का करता है। वस्तुतः हमारे शरीर में फाइबर जन्य भोज्य पदार्थों का शामिल करना बहुत आवश्यक हो जाता है। इसके लिए मैं आपको टिप दूंगी कि कुछ भोज्य पदार्थ जो लो कैलोरी होते हैं, रिच इन फाइबर और अदर एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें रिचनेस रहती है, और मोटापे को कंट्रोल करने के लिए ये काफी महत्वपूर्ण होते हैं। बात करें हम कैप्सिकम की। कैप्सिकम चाहे वो किसी भी तरह का हो, लाल शिमला मिर्च हो, पीली हो, हरी हो, इनका कैलोरी काउंट जो रहता है ये प्रति 25 ग्राम में 4.5 कैलोरीज होती हैं। बेनिफिट्स क्या है? इट बर्न्स फैट फास्टर एंड ऑल्सो द फोलेट एंड विटामिन B6 फाउंड इन इट विच हेल्प रिड्यूसिंग स्वेलिंग इन आर्टरीज एंड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस। हार्ट डिजीजेस के रिस्क को दूर करने के लिए हमें ओबीज कंडीशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि इसमें वसा को पिघलाने का एक बहुत अच्छा सशक्त जरिया होता है, क्योंकि इसमें फोलेट और विटामिन B6 जो है ये काफी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, और विटामिन B कॉम्प्लेक्स जो है ये हमारे एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप देखते हैं कि जब कभी आप डॉक्टर्स के पास किसी बीमारी के लिए जाते हैं तो वो अपनी बीमारी की दवाइयों में अपने पर्चे में अन्य दवाइयों के साथ एक विटामिन B कॉम्प्लेक्स की टैबलेट जरूर देते हैं। विटामिन B कॉम्प्लेक्स का साथ में देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये हमारे शरीर के पूरे एनर्जी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो इस तरह से विटामिन B हम कॉम्प्लेक्स जो है ये दवाई के रूप में ना लेकर यदि भोज्य पदार्थों के माध्यम से लेते हैं तो निश्चित है हेल्दी डाइट के साथ हमारे शरीर में इस प्रकार के जीवन शैली जन्य रोगों का भी हम उन पर भी कंट्रोल कर पाएंगे। कॉलीफ्लावर या जिसको हम गोभी कहते हैं, भारतीय रूप में हम इसका सेवन अपने भोजन में काफी करते हैं। इसका भी कैलोरी काउंट जो है ये 3.6 कितने में एक जो हम इस गोभी का एक जो वो लेते हैं पार्ट, एक फ्लावर पार्ट लेते हैं उसमें 3.6 काउंट कैलोरीज का होता है। ये भी हमारे इसको यदि हम सलाद के रूप में या थोड़ा सा टॉस करके बहुत ज़्यादा वसीय पदार्थों में पकाकर ना खाएं, हल्के तेल में टॉस करके इसका यदि हम सेवन करते हैं तो ये एज गुड एज सैलेड ड्रेसिंग्स होता है। सलाद के रूप में कच्ची सब्जी के रूप में खाना तो बहुत पैलेटेबल नहीं होता, इसलिए इसको हम हल्का सा यदि टॉस करके खाएं तो ये हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल होता है। स्कैलियन मतलब ये हरा प्याज। हरा प्याज जो है ये एक प्याज की कैलोरी काउंट जो होती है ये 6.4 कैलोरीज इसमें पाई जाती हैं। तो ये परफेक्ट लो कैलोरी, लो सोडियम एंड फैट फ्री फूड आइटम कहलाता है, जो कि हमारे शरीर के वसा को तो नियंत्रित करता ही है, साथ में ये कैंसर के रिस्क को भी रिड्यूस करता है, कैंसर के संभावनाओं को भी ये कम करता है। वाटरमेलन अभी हम इस गर्मी के दौर में देख रहे हैं कि ये एक तरोताजा रखने वाला फल है, साथ साथ में सभी का प्रिय होता है और हमारे शरीर के लिए ये एक बहुत हेल्दी फूड है। इसमें कैलोरी काउंट बहुत अच्छा है, लगभग 28 से 30 ग्राम का एक पीस जो होता है ये 9 कैलोरीज प्रोवाइड करता है विथ एक्सेस ऑफ वाटर। इसका ये एनर्जी बूस्टिंग जो है, इसमें वेट रिड्यूसिंग इफेक्ट होते हैं।
साथ साथ में क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें लेक्सेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। इसका जो जलांश होता है वह जलांश हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, हमारे शरीर के विषैले पदार्थों को स्रावित करवाने का काम करता है, क्योंकि ये इसमें लेक्सेटिव प्रॉपर्टीज हैं। कुकुम्बर या ककड़ी, इसका भी कैलोरी काउंट बहुत अच्छा है, 9 कैलोरीज पर 75 ग्राम। इसमें विटामिन बी का काफ़ी अच्छा प्रतिशत होता है। इन द सेम वे ये बी कॉम्प्लेक्स के माध्यम से हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को निर्धारित और नियंत्रित करता है। इसमें भी फाइटिंग अगेंस्ट कैंसर सेल्स एक प्रॉपर्टी होती है। तो यह एक बहुत सस्ता, सुलभ, आसानी से प्रत्येक आर्थिक वर्ग के लिए उपलब्ध है और हमारे भारतवर्ष में तो कम से कम बहुतायत में पाया जाता है। तो इनका सेवन हमें रेगुलर अपने भोजन में करना चाहिए। शलजम, शलजम का कैलोरी काउंट आप देखिए, प्रति 1 कप में, 1 कप लगभग मतलब जो होता है वो 200 ग्राम का होता है, उसमें 36 कैलोरीज इसका कैलोरी काउंट है। ये भी फाइबर का और विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत होते हैं। विटामिन सी के साथ साथ, फाइबर के साथ साथ इसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। क्या होता है कि जिस भोज्य पदार्थ में जलांश जितना अधिक होगा उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतना कम होगा। जितना ज्यादा भोज्य पदार्थ फैटी होता चला जाएगा, वसीय होता चला जाएगा, उतना उसका ग्लाइसेमिक लोड जो है वो बढ़ता चला जाएगा। और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले भोज्य पदार्थ हेल्दी फूड्स के अंतर्गत आते हैं और हमें भारतवर्ष में आसानी से उपलब्ध भी हैं। कैरेट या गाजर के गुण हम सभी जानते हैं। एक कैरेट में लगभग कैलोरीज का काउंट जो होता है वो 22 होता है। हाफ कप कैरेट में, मतलब 1 कैरेट आप लगभग खाते हैं तो उससे 22 कैलोरीज प्राप्त होती हैं। हम सभी जानते हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के साथ साथ ये विटामिन ए का भी बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। आंख संबंधी विकारों के लिए गाजर और गाजर का रस जूस जो होता है ये बहुत फायदेमंद होता है। साथ साथ इसमें कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के गुण भी होते हैं। कोलेस्ट्रॉल के नियंत्रण से हम हृदय संबंधी विकारों और मोटापे को काफी हद तक कंट्रोल में कर सकते हैं। साथ ही ये पोटेशियम का भी बहुत अच्छा स्रोत होता है। वर्तमान समय में आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में, अभी मैं इसमें मेंशन करना भूल गई, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में एक बीमारी या एक लक्षण और बहुतायत में देखने में आने लगा है, दैट इज सोडियम डिस्टर्बेंस, लो सोडियम। सोडियम लो हो जाना या सोडियम या खनिज तत्वों की कमी होना। तो सोडियम के साथ साथ हमारे शरीर में पोटेशियम भी इम्बैलेंस होता है। सोडियम पोटेशियम ये दोनों एक ऐसे लवण हैं जो आपस में मिनरल बैलेंस को दिखाते हैं। हमारे शरीर में जो पीएच और जो हमारे शरीर की अम्लीयता निर्धारित होती है वो इस प्रकार के तत्वों के माध्यम से होती है, खनिज तत्वों के द्वारा की जाती है। तो सोडियम पोटेशियम को मैनेज करने में कैरेट एक बहुत अच्छा खाद्य पदार्थ या फल और सब्जी के अंतर्गत आता है। बीट्स मतलब चुकंदर वर्तमान समय में इस सीजन में बहुतायत में पाया जा रहा है। इसका कैलोरी काउंट भी हाफ कप में 37 कैलोरीज आसानी से प्राप्त हो जाती है। बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट्स पदार्थ हमारे शरीर के इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इम्यूनिटी और एंटीऑक्सीडेंट्स की बात आगे हम कैंसर में करेंगे। तो ये कैंसर फाइटिंग के लिए इन एंटीऑक्सीडेंट्स को प्रोवाइड कराता है। अलावा इसके इस चुकंदर में, इसको हम न्यूट्रिशनल पावर हाउस कहते हैं। आहार एवं पोषण की भाषा में ये न्यूट्रिशनल पावर हाउस है। इट इज वेरी रिच इन आयरन, फाइबर, फोलेट एंड पोटेशियम। एंड इसको हम सलाद के रूप में खा सकते हैं। इसको हम किसकर गाजर की तरह इसका हलवा बना के खा सकते हैं, क्योंकि अपने आप में ये स्वीटनिंग वाला होता है। तो इसमें एडिशनल शक्कर डालने की या अतिरिक्त मात्रा में मीठा पदार्थ डालने की आवश्यकता नहीं होती, बट इट इज़ वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स। तो हमें अपने भोजन में इसका प्रयोग जब तक मौसम है तब तक अवश्य करना चाहिए। पर्सलेन
जिसको हम लोकल भाषा में कुल्फा की भाजी कहते हैं। दिस ब्रॉड लीव्ड वीड, जिसको वीड कहते हैं, जिसको एक खरपतवार कहते हैं, परंतु पोषण की दृष्टि से इसमें हाईएस्ट हेल्दी ओमेगा 3 फैट्स होते हैं, जो शरीर में वसा के जमाव को निर्धारित और नियंत्रित करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड वसीय रूप में वो वसा है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। सभी प्रकार की सैचुरेटेड फैट्स जो होती हैं ये हानिकारक होती हैं, ये वसीय पदार्थ के जमाव को उत्तेजित करती हैं, परंतु ओमेगा 3 फैट्स जो होती हैं, जो कि बहुतायत से ड्राई फ्रूट्स में पाई जाती हैं, अखरोट, पिस्ता, बादाम, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत अच्छा होता है, पर हर आर्थिक वर्ग के लिए यह उपलब्ध आसानी से नहीं होता। इसलिए हमें कुल्फा की भाजी, इस प्रकार के भोज्य पदार्थों का जो कि आसानी से उपलब्ध हैं, हमारे बजट में आ जाते हैं और सभी के अप्रोच में आते हैं, तो इस प्रकार के भोज्य पदार्थ को हमें अपने भोजन में अवश्य शामिल करना चाहिए। इसमें एक पिगमेंट होता है एंटीऑक्सीडेंट, जो कि कैंसर ग्रोथ को रोकता है, जिसको कि हम मेलाटोनिन कहते हैं। इसमें ये काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है और हमारे शरीर में जो कैंसरस ग्रोथ होती है उस पर ये जो पिगमेंट है ये नियंत्रण करता है। तो उस दृष्टि से भी फैट को कंट्रोल कर रहा है, मतलब ओबेसिटी, डायबिटीज और हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर रहा है, और साथ में क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स है तो ये कैंसर को भी कंट्रोल करता है। तो इस प्रकार से इन भोज्य पदार्थों के साथ हम ओवरवेट और ओबेसिटी को मुख्य रूप से, और साइड रूप में हम डायबिटीज और हार्ट डिजीजेस को भी कंट्रोल में ले आते हैं। नेक्स्ट कम कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। व्हाट इज कार्डियोवैस्कुलर डिजीज? It is also called heart diseases, is the class of disease that involves the heart or blood vessels. हमारे शरीर में रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए हृदय, वाहिनियां और धमनियां होती हैं। तो हृदय के वॉल्व, वाहिनियों और धमनियों में यदि अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होगा, तो इस डिपोजिशन के कारण हृदय की जो कार्यविधि है, हृदय की जो धड़कने की और ब्लड को पंप करने की गति है, वो प्रभावित होगी, जिसके कारण कोरोनरी हार्ट डिजीज, एथेरोस्क्लेरोसिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन और एंजिना पेक्टोरिस जैसे लक्षण जो है उत्पन्न होते हैं। इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे, स्लाइड में हार्ट के बाजू में 4 ऐसे गोले दिखाई दे रहे हैं, जिनको हमने अपने शरीर की आर्टरीज का ट्रांसफर सेक्शन लिया है। यदि हम अपने शरीर में जो धमनियां हैं और जो वाहिनियां हैं उनको हम देखें, तो जो ये पाइप के रूप की धमनियां हैं, इनका एक गोलाकार चित्र है। पहले चित्र में आप देख रहे हैं कि ये एक नॉर्मल फंक्शनिंग आर्टरी या वेसल है, इस पे किसी प्रकार का जमाव नहीं है। पर जब हमारा खान पान दूषित होता है, वसा की मात्रा अनियंत्रित होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में हम फैटी चीजों का सेवन करते हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल की अधिकता होती चली जाती है। तो दूसरे तीसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि पीले कोलेस्ट्रॉल के रूप में, और हृदय में भी आप देख रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल के रूप में इस पदार्थ का जमाव चारों तरफ होने लगता है। वस्तुतः वह वेसल, वह जो धमनी है, उसमें जो रक्त के प्रवाह का क्षेत्र है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। रक्त के प्रवाह को प्रॉपर स्पेस नहीं मिलेगी, पर्याप्त स्थान नहीं मिलेगा, तो उस अपर्याप्त स्थान के कारण ब्लड का फ्लो जो है ये बढ़ जाएगा। ब्लड के फ्लो बढ़ने से धमनियों पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ेगा, एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा, एक्स्ट्रा टेंशन पड़ेगा, जिनके कारण उनमें ब्रेकडाउन होने की संभावनाएं हो सकती हैं, डैमेज हो सकती हैं। अंत चौथे स्लाइड में आप, स्लाइड के चौथे पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक समय आता है कि धीरे धीरे ये कोलेस्ट्रॉल उस धमनी के पूरे क्षेत्र को ऑक्यूपाइज कर लेता है। पूरे धमनी में अब प्रवाहित होने के लिए, रक्त के संचार के लिए जगह नहीं बची है। एक ऐसा पूरा क्षेत्र बन गया है जो कोलेस्ट्रॉल ने जमाव के रूप में धमनी को ब्लॉक कर दिया है। दिस स्टेज इज कॉल्ड हार्ट अटैक। यहीं पर हमारे धमनी में जब प्रभाव रक्त का प्रवाह नहीं प्रॉपर हो पाता,
तब उस प्रभाव के कारण जो प्रेशर बहुत अधिक मात्रा में प्रवाह के लिए दिया जाता है पंप के माध्यम से, तो वो हमारे हार्ट को एक्स्ट्रा लोड देता है। वो एक्स्ट्रा लोड देने के कारण ये कोलेस्ट्रॉल प्लेक्सेस उस रक्त को संचारित होने की जगह नहीं देते हैं, स्थान नहीं दे पाते हैं। वस्तुतः प्रेशर बढ़ जाने से अटैक की कंडीशन आती है। यही बात सामान्य भाषा में आप सुनते हैं कि हृदय का जो आकलन किया गया या जो एंजियोग्राफी और एंजियो जो टेस्ट किए गए उसमें पाया जाता है कि किसी की एक धमनी जो है वो 70% चोक है, किसी की 80% चोक है, किसी की 60%। तो ये चोक का मतलब है कि उसके उतने एरिया में कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो गया है। वस्तुतः 60% या 70 या 80 जो भी परसेंट ब्लॉकेज का है वो रक्त के प्रवाह के लिए उपलब्ध नहीं हो पा रहा। तो हमें हृदय संबंधी विकारों के लिए यहाँ सचेत होना बहुत आवश्यक है कि यह जमाव जो हो रहा है ये फैट या कोलेस्ट्रॉल के कारण हो रहा है। तो फैट और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए हमें किन प्रकार के भोज्य पदार्थों को अपने भोजन में लेना चाहिए। भोजन के साथ साथ यहाँ एक टिप हम ये भी दे दें कि हमें अल्कोहलिक चीजों की, स्मोकिंग, मतलब इस तरह के व्यसनों से भी दूर रहना है यदि हमने अपने हृदय को सुरक्षित रखना है। तो एक्सरसाइज 30 to 60 मिनट्स अ डे या वीक में कम से कम 60 to 90 मिनट्स, एक वीक में एक बार यदि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 60 to 90 मिनट्स की एक्सरसाइज वेट कंट्रोल के लिए आवश्यक है। और यदि हम 30 to 60 मिनट्स प्रतिदिन अपने शरीर को एक्सरसाइज करने की के मोड में रखते हैं या आदत डाल लेते हैं या प्रैक्टिस कर लेते हैं तो निश्चित हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह या संचार नियंत्रित होगा। और जो पहले मैंने आपको सबसे पहले बात कही थी कि सारी बीमारियों का मूल कारण जो होता है ये ऑक्सीजन की कमी होती है। और हमें ये भी पता है कि ऑक्सीजन का संचार रक्त के द्वारा होता है। रक्त की धमनियों के माध्यम से संचार के द्वारा ऑक्सीजन का भी शरीर के उन भागों को, उन हिस्सों को प्रवाह भेजा जाता है जहां ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो यदि हमारी धमनियां चोक हो रही हैं तो रक्त का संचार तो चोक हो ही रहा है, ब्लड हृदय संबंधी विकार तो सामने आ ही रहे हैं, पर उसके साथ साथ ऑक्सीजन की कमी भी हो रही है जिसके कारण स्ट्रोक भी हो सकता है, जिसके कारण टोटल हमारे बॉडी की वर्किंग जो है यह भी फेलियर हो सकती है। तो हेल्दी वेट मेंटेन करने के लिए हमें कोलेस्ट्रॉल लो मात्रा में, नमक निर्धारित मात्रा में और वसीय पदार्थों का नियंत्रण बहुत आवश्यक रूप से करना चाहिए। देखिए पहली स्लाइड में हमने बात की थी कि बच्चों में और इवन बड़ों में भी जंक फूड के प्रति जो आकर्षण होता है इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, दैट टू बैड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का होता है, एलडीएल, एचडीएल, लो डेंसिटी लेवल कोलेस्ट्रॉल और हाई डेंसिटी लेवल कोलेस्ट्रॉल। लो डेंसिटी लेवल जो होता है एलडीएल ये बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, एचडीएल जो है ये गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। अभी मैंने आपको बोला कि जंक फूड या पिक्चर में आप जो देख रहे हैं कि तले हुए भोज्य पदार्थ, फ्रेंच फ्राइज, पिज़्ज़ा, बर्गर, आइसक्रीम, ड्रेसिंग्स, जो मीठी लुभावनी चीज़ें होती हैं, आकर्षक उत्पन्न करने वाली चीज़ें होती हैं, जितना भोज्य पदार्थ में क्रिस्प और आकर्षण होगा उतना भोज्य पदार्थ एलडीएल से भरा हुआ होगा। इसलिए हमें इन भोज्य पदार्थों को ना लेके, मतलब ये एलडीएल को दूर रख के एचडीएल या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाले भोज्य पदार्थ अधिक मात्रा में उनका सेवन करना चाहिए ताकि कोलेस्ट्रॉल को हम नियंत्रित कर सकें। कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण के साथ साथ हृदय संबंधी विकारों पर नियंत्रण के लिए ये आप एक देख रहे हैं ट्रायंगल बना हुआ है, एक ऐसा त्रिकोण बना हुआ है। पहली बात हमने की कि डाइट में फैट का या कोलेस्ट्रॉल का नियंत्रण आवश्यक है। दूसरी बात जो नियंत्रण करना है वो सोडियम का। हृदय संबंधी विकारों में सोडियम या नमक एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है क्योंकि सोडियम अधिक मात्रा में लेने पर सोडियम अपने आप में
पानी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। पानी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के साथ ये सोडियम का डिपोजिशन त्वचा के नीचे एक फैटी लेयर के रूप में हो जाता है। देखिए ये दो तरह का होता है। पहले भी हमने मोटापे की बात की जिसमें वसा का शरीर में त्वचा में नीचे ग्लाइकोजन के रूप में वसा का स्टोरेज हो रहा है और हमारी मसल मास बढ़ रही है। मसल मास बढ़ने से मोटापा होता है या ओबेसिटी होती है। पर जब सोडियम की मात्रा अनियंत्रित होती है तो सोडियम अपने साथ पानी का अवशोषण करता है और त्वचा के नीचे एक जमाव उत्पन्न करता है। अब आप देखिए कि इस प्रकार के जमाव को, जिसको हम न्यूट्रिशन की भाषा में एडिमा बोलते हैं, ये भी एक प्रकार की सूजन है। पर इस सूजन में दर्द नहीं होता, इस सूजन में फैट, हमारे हाथ में फैटी मटेरियल नहीं आता। उस स्थान पर आप उंगली के दबाव से एक गड्ढा बनाइए तो एक फिटिंग हो जाएगी, एक गड्ढा बन जाएगा, स्पंज की तरह वो अंदर चला जाएगा। पर वो प्रेशर हटाते से ही वो स्पंज जैसे वापस अपने मूल रूप में आ जाएगा। मतलब ये सोडियम विद वाटर रिटेंशन है। ये सोडियम और पानी का त्वचा के नीचे जमाव है जो एक प्रकार की फ्लफीनेस या एक प्रकार का हमारे शरीर को मोटापे जैसा रूप दे देता है, जिसके कारण शरीर में व्याधियां या विकार उत्पन्न होते हैं। तो हार्ट डिजीजेस के साथ हमें लो फैट, लो कोलेस्ट्रॉल, लो सोडियम की आवश्यकता होती है। कौन कौन से भोज्य पदार्थ हैं या कौन से आहार में परिवर्तन है जो इस प्रकार के हृदय संबंधी विकारों के लिए फायदेमंद होते हैं? तो बहुत पुरानी कहावत है, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। एक एप्पल, एक सेब प्रतिदिन यदि इसका सेवन किया जाता है तो शरीर में बहुत सारी व्याधियां, बहुत सारे विकार, एप्पल के फाइटोकेमिकल्स, एप्पल में एक प्रकार का पिगमेंट होता है जो जितने भी वर्णक पदार्थ हैं, देखिए जितने भी रंग वाले पदार्थ होंगे, चाहे फल और सब्जियों में पीला रंग हो, नारंगी रंग हो, हरा रंग हो, लाल रंग हो, शलजम में जो एक जामुनी रंग पाया जाता है, ये पिगमेंट्स के कारण होता है। लाल रंग का पिगमेंट जो होता है, ये सारे पिगमेंट्स जो हैं ये फाइटोकेमिकल्स कहलाते हैं। ये फाइटोकेमिकल्स हमारे शरीर को डिटॉक्स करने का काम करते हैं और हमारे शरीर में इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने का काम करते हैं। एप्पल में ब्लड क्लॉटिंग को या इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने की मात्रा होती है। इसमें भी फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है, साथ साथ में फाइबर्स के विटामिन बहुत अच्छी मात्रा में मिलते हैं। कैलोरी काउंट इसका अच्छा होता है और इसीलिए इसे एक बेस्ट हेल्थियर फूड चॉइसेस के अंदर रखा जाता है। दूसरी बात, इस बात का ध्यान रखें कि बहुत से लोग एप्पल को छील कर खाते हैं। एप्पल को छीलना नहीं चाहिए। एप्पल को बहुत अच्छे से धो लीजिए, धोने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए ओपन एयर में छोड़ दीजिए कि उसमें किसी भी तरह का यदि केमिकल्स का छिड़काव हो, किसी तरह के इंसेक्टिसाइड्स, आजकल हम देखते हैं कि जितने भी खेती वाले जितने भी भोज्य पदार्थ हमें उपलब्ध हो रहे हैं, ये सब हमारे किसान जो हैं ये फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करके उन्नत फसल प्राप्त करने के लिए इनकी पैदावार बढ़ाते हैं। लेकिन इसमें जो केमिकल्स, जो औषधियाँ मिलाई जाती हैं, ये हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। इसीलिए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं। पुराने समय में गोबर गैस और इस तरह के नेचुरल चीज़ों से खेती की जाती थी, फसल उन्नत होती थी, इसलिए शरीर में व्याधियाँ और विकार कम होते थे। परंतु ये भी वैज्ञानिक युग होने के कारण हमें भोजन तो करना ही है। बिना भोजन के जीवन संभव नहीं है, परंतु भोजन दूषित मिल रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। पर उसके सुधार या उसके प्रिकॉशन के लिए भी हम तुरंत लाकर उसका सेवन ना करें, उसे अच्छे से धो के कुछ देर के लिए उसे छोड़ दें। उसका जो एक्सपोजर होगा, उसमें जो केमिकल्स हैं वो निकल जाएंगे, उसके बाद हम उसका सेवन करें तो कुछ हद तक हम इन फर्टिलाइजर्स के प्रभाव से बच सकते हैं। दूसरी बात, इसके छिलके में बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर होता है और अभी मैंने आपको फाइबर के गुण बताए कि आमाशय के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए फाइबर एक अच्छा न्यूट्रिएंट होता है।
इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि इसको छिलके समेत खाएं। आलमंड्स या बादाम बहुत अच्छे हमारे शरीर में, अभी जो मैंने आपको बात करी कि जो ओमेगा 3 फैट्स होती हैं और जो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के नियंत्रण का मुख्य रूप होता है, या कोलेस्ट्रॉल को एचडीएल के रूप में प्राप्त करने का वो जो स्रोत होता है, उसमें बादाम भी एक अच्छा स्रोत है। इसमें विटामिन ई काफी अच्छी मात्रा में होता है। विटामिन ई हमारे शरीर में फर्टिलिटी को उत्पन्न करने के लिए काफी उपयोगी माना जाता है। पर वही बात है, बहुत से लोग इस तरह की बातें करते हैं कि हम अपने व्यवहारिक जीवन में इन सारी चीजों का सेवन करते हैं, पर हम उसके बाद भी कहीं ना कहीं बीमारियों से ग्रसित हैं या वो फायदा नहीं मिलता। तो उसका मूल कारण है कि भोज्य पदार्थों का सेवन तो हम कर रहे हैं, पर उसको प्रॉपर रूप में नहीं ले रहे हैं, उसको सही तरीके से नहीं ले रहे हैं। बादाम को कभी भी चलते फिरते खा लेना पोषण का स्रोत नहीं होता। बादाम को रात को भिगो के रख दीजिए, 4 से 5 भीगे हुए बादाम, उनका सेवन सुबह मॉर्निंग में एज ए ब्रेकफास्ट खाली पेट करना चाहिए, और इसे पूरी तरह से चबाकर करना चाहिए। जिस भी भोज्य पदार्थ को हम अच्छे से चबाकर ग्रहण करेंगे, वह हमारे मुंह में उत्पन्न होने वाले लार या सलाइवा के साथ एक मेटाबॉलिक फंक्शन उत्पन्न करेगा। अन्यथा निगल लेने से वो भोज्य पदार्थ लार के संपर्क में नहीं आ पाते हैं, जिसके कारण कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं प्रारंभ हो पाता। आप इस बात को समझ लीजिए कि लार में एक एंजाइम होता है जिसको टाइलिन कहा जाता है। ये टाइलिन नामक एंजाइम जब कार्बोहाइड्रेट के संपर्क में आता है, तभी वह स्टार्च को मोनोसेक्राइड या ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, जो एनर्जी का फॉर्म है। अन्यथा कार्बोहाइड्रेट का जो कॉम्प्लेक्स रूप है, अगर वह ग्लूकोज में परिवर्तित नहीं होगा, तो हमारे शरीर को एनर्जी देने का काम वह नहीं कर पाएगा। और यही गलती हम अधिकांश लोग करते हैं कि भोज्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, नियमित कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, पर उसका तरीका और उसका टाइम प्रॉपर नहीं होता। तो ये दो मूल बातें आप ध्यान रखिए कि समय को निर्धारित करिए और प्रॉपर टाइम लेकर खाना खाइए। कम से कम 15 से 20, 32 बार नहीं चबा पा रहे हैं तो कम से कम 15 से 20 बार किसी भी खाद्य पदार्थ को मुंह में रख के चबाएं, ताकि जो निकलने वाला सलाइवा है, जो लार स्रावित हो रही है, वो पर्याप्त रूप से उस भोज्य पदार्थ से मिक्स हो सके। वहां से ही उसका डाइजेशन, उसका यदि प्रॉपर डाइजेशन प्रारंभ होता है, तो वह हमें उचित पोषक पदार्थ प्रदान करेगी। अन्यथा वह खाया हुआ भोज्य पदार्थ जिसको हम निगल कर ग्रहण कर रहे हैं, वो हमारे आमाशय और आंत के लिए एक बोझ के रूप में, गार्बेज के रूप में, जैसे कचरा बॉक्स में हम कचरा डाल देते हैं और वो गार्बेज पड़ा हुआ है, ठीक यह अच्छा भोज्य पदार्थ भी हमारे आमाशय में गार्बेज बॉक्स की तरह पड़ा रहता है, जिसका शरीर को कोई फायदा नहीं मिलता। इसके बाद हम बात करते हैं कि सोया प्रोडक्ट्स, जिसको हम टोफू कहते हैं, आजकल वर्तमान में ये बहुत आसानी से सब जगह मिल जाता है। इसमें सैचुरेटेड फैट बिल्कुल नहीं पाई जाती। सैचुरेटेड फैट को रिड्यूस करने का इसमें बहुत अच्छा वो होता है, न्यूट्रिएंट होता है, इसलिए ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायता देता है। दूसरी बात, ये अच्छे स्रोत हैं प्रोटीन के। सोया प्रोडक्ट्स, जितना भी सोयाबीन जो है, ये नेचुरल फूड आर्टिकल्स में, एनिमल प्रोटीन्स में तो मांस, मछली, अंडा की यदि हम बात करें तो प्रोटीन काफी अच्छी मात्रा में होता है, परंतु शाकाहारी लोगों के लिए सोयाबीन, सोया प्रोडक्ट्स और दालें प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होता है। तो हमारे हृदय संबंधी विकारों को दूर करने के लिए सोया प्रोडक्ट्स, जिसमें सोया टोफू के रूप में आजकल हमारे पास सोया पनीर भी है, सोया चंक्स भी हैं, सोया को हम आटे में भी मिला सकते हैं, सोया नट्स के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। तो इसकी बहुत वैरायटी और प्रोसेस्ड वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है, तो इसका सेवन भी हमें अवश्य करना चाहिए। तो कुछ अन्य पदार्थ जो हृदय संबंधी विकारों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होते हैं, इसमें है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। सभी प्रकार की हरी सब्जियों में जो एक क्लोरोफिल नामक पिगमेंट होता है, अभी मैंने आपको बोला कि हरे वर्णक पदार्थ जिनको हम क्लोरोफिल कहते हैं,
ये भी हृदय डिजीजेस को, हार्ट डिजीजेस को प्रिवेंट करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो पालक, पालक विशेष रूप से पालक जो होती है, पालक है, काले हैं, इनमें फोलेट्स की मात्रा बहुत अच्छी होती है। फॉलिक एसिड बहुत अच्छी मात्रा में होने के साथ ये हमारे मेटाबॉलिज्म के साथ साथ जितने भी ब्लड वेसल्स के डैमेज का काम है उससे भी प्रिवेंशन करता है, उससे भी बचा के रखता है। सर्कुलेटरी सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए, और विशेष रूप से टाइप 2 डायबिटीज, अभी हम डायबिटीज में पढ़ेंगे कि टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है। तो टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल करने में स्वाभाविक है कि यदि हमारी हृदय संबंधी और डायबिटीज से रिलेटेड चीजें कंट्रोल में रहेंगी तो किडनी फंक्शनिंग को भी हम प्रॉपर कर सकेंगे। वरना यदि हृदय विकार और डायबिटीज शरीर में होता है, उत्पन्न हो जाता है विकार के रूप में, तो धीरे धीरे ये हमारी किडनी को भी प्रभावित करता है। और वस्तुतः हमें ये लाइफस्टाइल डिजीज तो नहीं है, लेकिन इनके डैमेज से हमारे शरीर में किडनी डिजीजेस भी उत्पन्न हो जाती हैं। डिमेंशिया मतलब हमारे मस्तिष्क के विकार के जो कोशिकाएं हैं, इन पर भी ये प्रभाव करता है। तो डिमेंशिया से भी दूर करता है, मतलब जो भूलने की स्थिति है, इसमें फॉलिक एसिड की बहुत अच्छी भूमिका होती है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल और स्पेशली पालक में फोलेट बहुत अच्छे होने के कारण ये किडनी डिजीजेस और डिमेंशिया को भी कंट्रोल करते हैं। टमाटर, देखिए कितनी अच्छी बात है, कभी आपने इसको देखा होगा या कभी आपने इसका कंपैरिजन किया होगा। इसमें भी फाइटोकेमिकल है जो कि ल्यूकोपिन, जो इसमें जो वर्णक पदार्थ होता है ये नारंगी रंग का होता है, जिसको हम लाइकोपिन कहते हैं। लाइकोपिन वर्णक पदार्थ हमारे शरीर में जितने भी कैंसर्स और विशेष रूप से प्रोस्टेट कैंसर को कंट्रोल करने में और हृदय संबंधी विकारों को कंट्रोल करने में बहुत उपयोगी होता है। मेमोरी पावर को बढ़ाता है, मेमोरी को इम्प्रूव करता है, एजिंग साइंस को, शरीर पे जो झुर्रियां हो रही हैं, जो एजिंग प्रोसेस के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, उनको कंट्रोल करने में फायदेमंद होता है। और आप देखिए, कभी आपने अनुभव किया होगा कि एक टमाटर को यदि आप काटते हैं तो कटे हुए स्लाइस को कभी आप कंपेयर करके देखिए कि ये ठीक हमारे हृदय के चेम्बर जैसा होता है। जैसे हृदय में 2 चेम्बर होते हैं, आर्टिकल और वेंट्रिकल, और उसको एक और आड़े सेक्टर से सेगमेंट को बांटा जाता है। तो हृदय 4 खंडों में काम करता है, दायां बायां, आर्टिकल और वेंट्रिकल। उसी तरह से टोमेटो के 4 चेम्बर होते हैं। आप उसको कभी स्लाइस काट के दीजिए, देखिए तो आपको समझ आएगा कि स्लाइस और उसका स्वरूप हमारे हृदय के स्वरूप के समान है। और कुदरत ने कितना मैच करके भेजा है कि टमाटर और टमाटर का सेवन करने से हृदय संबंधी विकारों का कंट्रोल हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हमारे नेचर में कुदरत ने प्राकृतिक रूप से हमें ऐसे उपलब्ध कराई हुई हैं जो एक पर्टिकुलर ऑर्गन या एक पर्टिकुलर एज और फैक्टर के साथ उपयोगी होती हैं। उनकी हमें जानकारी नहीं होती या जागरूकता के अभाव में हम इन चीजों को पर्याप्त और प्रॉपर रूप में नहीं ले पाते हैं। उसके साथ हृदय संबंधी बीमारी को कंट्रोल करने में होल ग्रेन मतलब साबुत अनाज का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और साबुत अनाज में भी हमें जो मिलेट्स लेने चाहिए, जो आजकल हम धान्य की बात करते हैं, मोटा अनाज जिसमें कोदो भी है, कुटकी भी है, मक्का भी है, ज्वार, बाजरा, रागी, इनका प्रयोग बहुतायत में ग्रामीण अंचलों में किया जाता है, आदिवासी क्षेत्रों में किया जाता है। आप कंपैरिजन करके देखिए कि आदिवासी क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के स्वास्थ्य का कारण क्या है, या इस प्रकार की लाइफस्टाइल डिजीजेस का ना होने का कारण क्या है। क्योंकि उनके बेसिक चीज़ों का जो वो अपने भोजन में लेते हैं, उनका जो कॉम्बिनेशन है वो कुदरती, अननोइंगली, या उनके पुराने प्राचीन समय से जो उनके ट्रेडिशन में चले आ रहे हैं उस पर आश्रित है। लेकिन ये बिल्कुल 100% तय है कि हमारी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, हमारी जो ऋषि मुनियों के ज़माने की चीज़ें हैं, वो सब वैज्ञानिक तौर पर बिल्कुल सही और सटीक हैं। हमने वर्तमान या पाश्चात्य शैली का अनुसरण करते हुए उन्हें पीछे छोड़ दिया या उनमें कमी की है। वस्तुतः लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से हम जूझ रहे हैं। तो ये होल ग्रेन्स एक अच्छा कॉम्बिनेशन है।
ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, कोदो, कुटकी, इन सब का सम्मिलित अनाज यदि हम खाते हैं तो हृदय संबंधी विकार कंट्रोल हो सकते हैं। ओट्स वर्तमान समय में ये भी सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के साथ साथ फोलेट और पोटेशियम की अच्छी मात्रा होती है, जो लो कोलेस्ट्रॉल के लोअर लेवल को मेंटेन करते हैं या लेवल्स को कम करते हैं। तो ओट्स का सेवन भी हम अपने नाश्ते में व्यवहारिक रूप से सम्मिलित कर सकते हैं। ब्राउन राइस, इसमें भी जो हमारी चॉइस है, जो चावल होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट का प्रतिशत बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसलिए चावल का अधिक मात्रा में सेवन फैट्स को या वसा को बढ़ाता है। परंतु ब्राउन राइस में फैटी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है, एंड दिस इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ फाइबर विच हेल्प्स लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द बॉडी। तो यदि हमें कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना है तो व्हाइट राइस की जगह यदि हम ब्राउन राइस को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हृदय संबंधी विकारों को नियंत्रित किया जा सकता है। ये मैंने आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में बताया कि जितने भी शरीर में अच्छे प्रकार के कोलेस्ट्रॉल हैं, जिनको हम पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स कहते हैं, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सबसे अच्छे स्रोत जो होते हैं, जो मछली का सेवन करते हैं, तो मछली इसका एक बहुत अच्छा स्रोत होती है, चाहे वो सैल्मन हो, ट्यूना हो, सार्डिनस हो, बहुत तरह की शेल फिश हैं। ये सभी प्रकार की मछलियां जो होती हैं ये इसके सर्वोत्तम साधन होते हैं। किसके? ओमेगा 3 फैटी एसिड के। वेजिटेबल सोर्सेस में इसका सबसे सर्वोत्तम अच्छा स्रोत जो होता है वो वॉलनट्स मतलब अखरोट, फ्लैक्सीड मतलब अलसी, कैनोला और सोयाबीन ऑयल। तो इन चीज़ों का यदि हम अपने भोजन में सेवन रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक पर्टिकुलर सही मात्रा और बेनिफिशियल लेवल हम अपने कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस को कंट्रोल करने में ले सकते हैं। तो इनका हमें उपयोग करना चाहिए। तीसरे डिसऑर्डर की बात हम करते हैं, दैट इज डायबिटीज, जिसको हम मधुमेह कहते हैं। डायबिटीज इज अमंग द मोस्ट, इस समय हमारे यहाँ जो सबसे उसका विषय है, हमारे भोजन में, हमारे प्रतिदिन की जीवन शैली में, हमारी सब चीजों में जो सबसे दूषित कारण हो गया है, वह कारण हो गया है हमारे खाने पीने, सोने, उठने, इन सारी मतलब टोटल लाइफस्टाइल के चेंजेस, जो पहले ओबेसिटी को जन्म देते हैं, उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस को जन्म देते हैं, और इनके साथ साथ ये ऑटोमेटिकली डिप्रेशन जो है ये डायबिटीज मेलाइटस के रूप में हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाता है। अभी मैंने आपको पीछे बोला था कि डायबिटीज जो होता है ये अधिक मात्रा में शक्कर का जमाव हमारे शरीर में होना, और फिर उस जमाव का यूरिन के माध्यम से उत्सर्जन जो होता है, ये डायबिटीज मेलाइटस कहलाता है। दो प्रकार का होता है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज जो होता है ये इस प्रकार में द बॉडी प्रोड्यूसेस लिटिल और नो इंसुलिन, सो दोज विथ दिस टाइप ऑफ डायबिटीज विल नीड टू बी ऑन इंसुलिन थेरेपी। उनको इंसुलिन की आवश्यकता होती है। हेरिडिटी के कारण, अनुवांशिकता के कारण यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होते हैं। दादा दादी को डायबिटीज है तो माता पिता को अवश्य होगा, माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होगा। मतलब डायबिटीज यदि हेरिडिटी में है तो उसके 90% चांसेस होते हैं कि वो परिवार के सदस्यों में हेरिडिटी के रूप में ट्रांसफर होती चली जाएगी। Whereas in type 2 diabetes, the body produces plenty of insulin, but cells are unable to use it. ये नॉन डिपेंडेंट इंसुलिन डायबिटीज है, NIDDM। इसको हम कहते हैं NIDDM, उसको कहते हैं हम IDDM। मतलब टाइप 2 डायबिटीज जो है इसमें व्यक्ति इंसुलिन पर आश्रित नहीं होता। इसको, और ये टोटली लाइफस्टाइल जन्य है, ये पूरा लाइफस्टाइल के दूषित होने के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः इसको हम अपने बिहेवियर और अपने प्रैक्टिसेस से कंट्रोल कर सकते हैं। भोजन और अपने दिनचर्या को नियंत्रित करके डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि टाइप 2 डायबिटीज किस तरह से उत्पन्न होती है। टू मच फूड
विथ टू मच एनिमल फैट, बहुत ज्यादा मात्रा में भोज्य पदार्थों का जिसमें एनिमल फैट की अधिकता हो, अर्थात जिसमें सैचुरेटेड फैट की अधिकता हो। हेरिडिटी तो एक फैक्टर है ही। नॉट इनफ एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सरसाइज नहीं करते हैं, पूरा समय आलसी और अलाल बनकर बैठे होते हैं, अधिक से अधिक टेबल वर्क करते हैं, वस्तुतः ओवरवेट होता है। ओवरवेट नीड एक्स्ट्रा इंसुलिन एज बॉडी बिकम्स रेजिस्टेंट। जब हम ओवरवेट हो जाते हैं तो शरीर को इंसुलिन की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है अपने मेटाबॉलिज्म को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए। अदर सेट ऑफ जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, जो कि हमें हेरिडिटी से मिलती है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और इस तरह के अनकंट्रोलेबल फैक्टर से जो हमारे पेनक्रियास की इंसुलिन के रेजिस्टेंस को प्रभावित करता है। रिजल्ट, बॉडी नीड्स मोर इंसुलिन बट कैन नॉट प्रोड्यूस इट। हमारे शरीर को इंसुलिन की अधिकता चाहिए पर शरीर उसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। वस्तुतः टाइप 2 डायबिटीज का जन्म होता है। मतलब खान पान दूषित हो, एक्सरसाइज प्रॉपर ना हो, प्रॉपर तरह से हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है, तो ये सब इंसुलिन के निर्माण को प्रभावित करती हैं, इंसुलिन की यूटिलाइजेशन को प्रभावित करती हैं। वस्तुतः हम टाइप 2 डायबिटीज की कैटेगरी में आ जाते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं, WHO का कहना है कि इंडिया इज द 4th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड ड्यू टू डायबिटीज। हमारे भारतवर्ष में डायबिटीज एक बहुत पनपता हुआ और बहुत ऐसा विकार हो गया है जो न केवल वयस्क और वृद्ध व्यक्तियों को बल्कि टीनेजर्स को भी प्रभावित कर रहा है। आज के न्यूज़पेपर में मैं देख रही थी, उसमें आज मैंने न्यूज़ एक पढ़ी कि एक 12 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हुआ। उसको 12 साल की उम्र में उसके हृदय संबंधी विकार सामने आए हैं। बहुत चिंता और बहुत सोच का विषय है कि कारण वही है कि बच्चों के प्रारंभ से ही उनका खान पान, हेरिडिटी तो एक कारण है ही, पर प्रारंभ से ही यदि खान पान प्रभावित होता है तो इस प्रकार के डेंजरस सिम्टम्स, इस प्रकार के इफेक्ट्स हमारे शरीर को रोग ग्रसित कर लेते हैं। डायबिटीज की कंडीशन में किस प्रकार की भोज्य पदार्थों को और किन चीज़ों को हम अपने डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करके कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसी भी बीमारी में किसी भी तरह के सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन, 2.5 से 3 लीटर पानी प्रतिदिन हमारे शरीर में यदि जाता है तो शरीर में जो भी टॉक्सिन्स उत्पन्न होते हैं, इन टॉक्सिन्स का उत्सर्जन यूरिन के माध्यम से, पसीने के माध्यम से होता चला जाता है। वस्तुतः शरीर में टॉक्सिन्स का जमाव जो होता है ये कम होता है। लोअर चांसेस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एंड डायबिटिक एलिमेंट्स। पानी की अधिकता इन बीमारियों पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा पदार्थ जो हमारे किचन में आसानी से उपलब्ध होता है, विनेगर, सिरका। सिरका जो है, इट इज अ एक्सीलेंट डाइटरी कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइल्यूटिंग कंसंट्रेटेड शुगर लेवल इन द ब्लड। जो बात अभी मैंने आपसे कही कि डायबिटीज का मूल रूप जो है ये ग्लूकोज या शक्कर का अधिक मात्रा में हमारे कंसंट्रेटेड मात्रा में हमारे ब्लड फ्लो में होना, तो विनेगर या सिरका जो है इस ब्लड सर्कुलेशन को इसके कंसंट्रेशन को जो है वो डाइल्यूट कर देता है। तो इसका भी सेवन हमें अपने भोज्य पदार्थों में, विशेष रूप में सैलेड ड्रेसिंग्स के रूप में, सुबह उठ के यदि हम पानी के साथ 1 चम्मच सिरका ले लेते हैं तो ये बेनिफिशियल होता है। दालचीनी, सिनेमन पाउडर, दालचीनी में भी ये एक स्पाइस के रूप में, एक मसालों के रूप में हमारे भोज्य पदार्थों में और भारतीय किचन में काफ़ी अच्छी मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है। पर जो लोग नहीं करते हैं वो अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए यदि सिनेमन या दालचीनी का एक टुकड़ा प्रतिदिन लेते हैं, चाय में डाल लेते हैं, मसालों में तो हम पिंच डालते ही हैं, तो ये हमारे डायबिटीज़ को या शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। यूजिंग मेथी सीड्स, मेथी सीड्स में भी जो मेथी सीड्स होते हैं इनको यदि हम थोड़ा सा पानी में भिगोकर
उसका सेवन करते हैं, ओवरनाइट सोक कर दें, तो उस पानी का और उन दानों को चबाकर यदि हम खाते हैं तो ये काफ़ी मात्रा में हमारे जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसको कंट्रोल करता है। वस्तुतः शुगर लेवल कंट्रोल होने से डायबिटीज़ के सिम्टम्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। भिंडी, लेडी फिंगर, इसमें भी जो भिंडी है, ब्रिंजल मतलब बैंगन है, ऑरेंजेस है, इनमें एक सॉल्युबल फाइबर होता है जिसको ओकरा कहते हैं। ये ओकरा मेक्स द वेजिटेबल मोर सॉल्युबल एंड बेनिफिशियल फॉर डायबिटीज। तो इसका प्रयोग भी शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। जामुन हमारे भारतीय भोज्य पदार्थों में काफ़ी बहुतायत से पाया जाता है, परंतु कम समय के लिए आता है, लेकिन फिर भी इसको लोग इसकी सीड्स को, कुचलियों को स्टोर करके रख लेते हैं, उसका पाउडर बना के रख लेते हैं। ये भी शुगर लेवल को कंट्रोल करने में काफ़ी अच्छी मात्रा में इसकी पोटेंसी होती है। इसमें भी क्योंकि पिगमेंट्स हैं जो एंथोसाइनिन्स पाए जाते हैं, जो इसका जामुनी रंग है, उस पिगमेंट्स में भी फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो साथ में बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करते हैं। सदाबहार के फूल, इसको भी यदि चबाकर खाया जाए तो इसके फूल और पत्तियों में भी शुगर लेवल को कंट्रोल करने के इफेक्टिव रिजल्ट्स देखे गए हैं। ओट्स और बार्ली की बात मैंने आपसे कर ली है। डायबिटीज के लिए एक इम्पॉर्टेंट टिप है कि भोजन को बहुत अधिक मात्रा में लंबे अंतराल में ना किया जाए। जनरली हम करते हैं सुबह का नाश्ता किया तो ठीक है, नहीं तो दोपहर का भोजन अच्छे से कर लिया और उसके बाद रात को खाना बहुत इत्मीनान से खाया, जबकि ये पैटर्न उल्टा होना चाहिए। सुबह का नाश्ता बहुत हैवी करिए, दिन का भोजन सामान्य करिए और रात का खाना जो है वो बहुत हल्का लेना चाहिए। 2 मील्स के बीच में 2 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए, मतलब स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स। डायबिटीज़ में जो एक्स्ट्रा शुगर बनती है, जो शुगर हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन से जो ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रहा है, यदि इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता चला जाता है तो बॉडी में स्टोरेज नहीं होगा, और यदि बॉडी में स्टोरेज या डिपोजिशन नहीं होगा तो इंसुलिन के अधिक सिक्रीशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इंसुलिन का सिक्रीशन नॉर्मलाइज्ड रहेगा और हमारे कम फ्रीक्वेंसी, स्मॉल फ्रीक्वेंसी के साथ कम मात्रा में लिए हुए भोजन को ये इजीली डाइजेस्ट कर जाएगा। तो इस बात को विशेष ध्यान रखिए कि डायबिटिक पर्सन को अपने मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील के भोजन को अपने रूटीन में या अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज कैंसर। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में ये एक बहुत भयावह रूप में ग्लोबली फैला हुआ है, पर भारतवर्ष में इसके एग्जाम्पल अधिक देखने को मिलते हैं। इसका एक मूल कारण है टोबैको, स्मोक्स, जो लंग्स कैंसर को उत्पन्न करने का मुख्य कारण होता है। अदरवाइज ऐसे व्यक्ति जो पॉल्यूशन, दूषित वातावरण में काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जहाँ पर इस प्रकार का डेंजरस, शरीर के लिए हानिकारक फ्यूम्स निकलते हैं, धुआं निकलता है, पार्टिकल्स निकलते हैं, ये सारे कॉजेस बनते हैं कैंसर को जन्म देने के। कैंसर के रिस्क फैक्टर्स में सबसे ज़्यादा टोबैको, जो हमारा भारतवर्ष क्योंकि तम्बाकू और तम्बाकू की चीज़ों का सेवन करने में काफ़ी अग्रणी है, इसलिए भारतवर्ष में कैंसर के कारण काफ़ी पेशेंट्स देखे जाते हैं। डाइटरी फैक्टर्स, दूषित भोजन, जैसा मैंने आपको मुख्य रूप से बताया कि यदि भोज्य पदार्थों को लाकर पर्याप्त अच्छे तरीके से धोया ना जाए, उनकी बहुत अच्छी तरह से जो उनके केमिकल्स और इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग किया गया है उनको डिसइंफेक्टेंट ना कर दिया जाए, तो ये डाइटरी भोज्य पदार्थ हमारे भोजन के दूषित होने का मुख्य कारण बनते हैं। रेडिएशन, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो फैक्ट्रीज से निकलने वाले रेडिएशन हो, एस्बेस्टस हो, इस तरह के केमिकल्स और दूषित वातावरण में काम करने वाले फैक्ट्री वर्कर्स को कैंसर के रिस्क फैक्टर जो हैं ये अधिक देखे जाते हैं। इसके प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना चाहिए? मेडिकल चेकअप तो जरूरी है। जो हमारे ऐसे वो हैं कर्मचारी जो ऐसी फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनके लिए सनस्क्रीन्स और इस प्रकार के क्लोथिंग का उपयोग होना चाहिए जो उनके शरीर में इस प्रकार के रेडिएशन को ना
अंदर जाने दें। बहुत अधिक मात्रा में प्लेंटी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इनका प्रयोग यदि हम करते हैं तो अभी पिछले भी उसमें हमने स्लाइड में चर्चा की कि एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत अधिक रोल इन विषैले पदार्थों को शरीर से निष्कासित करने में होता है। एंड दीज विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट्स जितने भी वर्णक पदार्थ हैं, मतलब जितने भी रंग वाले पदार्थ हैं, चाहे वो लाल हो, हरा हो, पीला हो, नारंगी हो, सफेद वर्ण, इस प्रकार के भोज्य पदार्थों को रेनबो की तरह यदि हम अपने भोजन में शामिल करते हैं तो हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, फ्री रेडिकल्स ही कैंसर को उत्पन्न करने का मुख्य कारण होते हैं। ये फ्री रेडिकल क्या है? रेडिएशन और जो हमारे शरीर के डैमेज से जो विषैले पदार्थ, विषकारक पदार्थ उत्पन्न होते हैं शरीर में, दीज आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। इन फ्री रेडिकल्स को लिमिट करने में ये एंटीऑक्सीडेंट्स या ये फाइटोकेमिकल्स जो हैं ये महत्वपूर्ण भूमिका उत्पन्न करते हैं। अभी पीछे हमने बात करी डायबिटीज के समय में, ये हृदय संबंधी विकारों के समय में, तो ये लिस्ट जो कि कैंसर फाइटर फूड्स कहलाते हैं, बीन्स, डेयरीज, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्लैक्सीड मतलब अलसी, गार्लिक मतलब लहसुन, अंगूर और अंगूर का जूस, ग्रीन टी, सोया प्रोडक्ट्स, टोमेटोज और होल ग्रेन्स। क्योंकि हम इसकी विस्तार से चर्चा कर चुके हैं तो इसको पुनः इन स्लाइड्स को रिपीट नहीं करते, परंतु ये हमारे शरीर में विषैले पदार्थ, जिसको कि हम कैंसर रिस्क पदार्थ बोलते हैं, उनको कंट्रोल करने में फायदेमंद होते हैं। कुछ अलग से पदार्थ हैं जैसे डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट में जो कोको प्रेजेंट होता है, इसमें भी कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। और डार्क चॉकलेट जो है ये एनर्जी का भी अच्छा सोर्स होता है और मूड बूस्टर होता है, हमारे मूड को बूस्ट करने में भी सहायता करता है। वॉलनट्स की बात मैं आपसे कर चुकी हूँ कि अखरोट, और आप देखिए कुदरत का इस भोज्य पदार्थ को भी कभी आप मिलान करिए कि जो अखरोट की गिरी है, इसका शेप जो है ये बहुत हद तक हमारे ब्रेन के समान होता है। तो इसकी जो फॉर्म, जो आकारिकी है, जो इसकी रचना है, वह तो भोज्य पदार्थ और शरीर के अंग से मिल ही रही है, परंतु इसके साथ मस्तिष्क को बूस्टअप करने में फाइटिंग पोटेंशियल जो इसका होता है, कैंसर रिड्यूसिंग का जो इसमें इफेक्ट होता है, और हमारे मेमोरी को शार्प करने का जो इफेक्ट होता है, तो ये सारे रूप में एक तरह से ये एंटीऑक्सीडेंट का ही काम कर रहा है। और रिसर्चर्स कहती हैं कि इसको भी यदि हम सुबह खाली पेट इसका सेवन करते हैं तो शरीर के बहुत सी इस प्रकार की बीमारियों को हम जीत सकते हैं। गार्लिक, लहसुन एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें स्ट्रेंथ होती है, इसमें हमारे शरीर के पूरे ऐसे कार्सिनोमिक चीज़ों को निष्कासित करने की या उत्सर्जित करने की क्षमता होती है। परंतु फिर वही बात है कि इसको बहुत से लोग कहते हैं हमने सुबह लहसुन पानी के साथ खा लिया, खाया नहीं, निगल लिया, वह फायदेमंद नहीं होगा। जब तक हम दांतों से क्रंच करके, दांतों से पीस कर, चबा कर उसको नहीं खाएंगे, तब तक उसका शरीर में प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। तो एक लहसुन की कली से शुरू करिए, 2 से 3 लहसुन की कलियां यदि प्रतिदिन सुबह उठकर आप लेते हैं तो इसमें बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज न्यूट्रिशनल पॉइंट्स, हमें कुछ कंसिडरेशन, अल्कोहल, स्मोकिंग के हम बात कर चुके हैं, इनसे दूर होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है रिड्यूस जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जिनसे हमारे शरीर में, एनवायरनमेंट में, हमारे आसपास इस तरह का एक्सपोजर होता है, इस तरह की कैंसर रेज निकलती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस से कब और कैसे हमें प्रभावित करती हैं। मैंने एक पिक्चर लगाई है, इसमें अधिकांश बच्चे, युवा और वयस्क भी, उनका नेचर बन गया है कि हाथ में मोबाइल है और सोते सोते जब आंख बंद हो गई तब वो मोबाइल कहाँ छूट गया, आसपास ही है, उनके पेरिफेरी में घूम रहा है, उन्हें नींद आ गई, पता नहीं चला। पर उनके लिए इससे निकलने वाले रेडिएशन कितने हानिकारक हैं। तो इस प्रकार के सेल फोन्स को, अपने लैपटॉप्स को, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है,
उसको रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले बंद कर दीजिए, ताकि उसका रेडिएशन आपकी बॉडी पर इफेक्ट ना दे। और सोते समय तो इन इलेक्ट्रॉनिक्स को अपने आसपास बिल्कुल मत रखिए। डिप्रेशन, इसकी बात हम मेंटल उसमें करेंगे, क्योंकि कल हमें इस पर चर्चा करनी है। इसके बाद हम इम्पोर्टेंट बात पे आ जाते हैं, क्योंकि वो स्लाइड मैंने एक बहुत बड़ा कारण है हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में डिप्रेशन का। डिप्रेशन क्यों होता है? डिप्रेशन हमारी मस्तिष्क की कोशिकाओं की निष्क्रियता के कारण, सोचने समझने की क्षमता के निष्क्रियता के कारण, और शरीर में जो केमिकल्स उत्पन्न कर रहे हैं, और डे टू डे लाइफ के जो स्ट्रेसर्स हैं, वो स्ट्रेसर हर एज के लिए अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम बात करें तो जो बच्चे हैं, बच्चों के ऊपर एक अलग तरह का स्ट्रेस है, युवा के ऊपर एक अलग तरह का स्ट्रेस है, एडल्ट के ऊपर एक अलग तरह का फ्रस्ट्रेशन है। किसी के ऊपर वर्क प्रेशर है, किसी के ऊपर इंस्टीट्यूशनल प्रेशर है, किसी के ऊपर पर्सनल फ्रस्ट्रेशन है, किसी के ऊपर कैरियर फ्रस्ट्रेशन है, किसी के ऊपर रिलेशनशिप का। तो अलग अलग बॉन्डिंग के साथ अलग अलग तरह के फैक्टर्स अलग अलग तरह का डिप्रेशन उत्पन्न करते हैं। और ये डिप्रेशन के मूल कारण वही है कि हम अपने शरीर में अपनी इम्यूनिटी को जब लूज करते हैं, हमारे मेंटल पावर को जब हम लो फील करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अवसाद की स्थिति में जाते हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं, उसके बहुत सारे उपाय हैं, और क्योंकि कल हमें मेंटल हेल्थ पे बात करनी है, तो वहां हम डिप्रेशन को कवर करेंगे। डिप्रेशन के कारण और डिप्रेशन के कुछ भोज्य पदार्थों को यदि हम अपने जीवन में लेकर चलते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये पिछली बातों की, पिछली जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की हमने बात करी है, वो भी कंट्रोल हो जाती है। भोजन के साथ साथ जो दो मुख्य बातें और ध्यान में रखनी है, चाहे वो किसी भी प्रकार का रोग हो, चाहे वो शरीर में किसी भी प्रकार की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हमने उत्पन्न कर ली है, उनको कंट्रोल करने के दो और मूल हमारे पास उपाय हैं। एक मेडिटेशन, आप लोग सब योग के विद्यार्थी हैं, ध्यान की महत्व को और ध्यान की आवश्यकता को आप महसूस कर सकते हैं। Meditation is the practice of engaging in a mental exercise such as deep breathing or repetition of a phrase, जिसको हम मंत्र कहते हैं। Meditation can help relieve anxiety that sometimes complains depression। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन जानने के बाद भी हम इसका जीवन में अमल नहीं कर पाते हैं, अनुसरण नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप यकीन मानिए कि यदि आप 5 मिनट के मेडिटेशन से, 5 मिनट के ध्यान से अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते हैं, और यदि आपका समय अलाउ करता है, आपकी दिनचर्या अलाउ करती है, तो आप 5 से 25 मिनट के मेडिटेशन से हम अपने बॉडी को काफी हद तक डिटॉक्सिफाई कर लेते हैं। यदि टॉक्सिन्स खत्म हो जाते हैं, डिप्रेशन कभी नहीं आएगा। डिप्रेशन नहीं आएगा, टॉक्सिन्स बॉडी में नहीं रहेंगे, तो हम फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ को बचा कर रखेंगे। तो आज तो फिजिकल हेल्थ की बात करी है, फिजिकल हेल्थ में ही डिप्रेशन भी आ जाता है और मेंटल हेल्थ में भी डिप्रेशन आ जाता है। तो इन दोनों फिजिकल और मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए मेडिटेशन एक बहुत अच्छा जरिया है। स्लीप, प्रॉपर स्लीप जो है, ये हमारे बॉडी के बीमारियों को, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को दूर करने के लिए एक बहुत मजबूत सशक्त उपाय है। कैसा उपाय है और क्यों नहीं हमारे शरीर में फायदा दे रहा? आज बच्चे 10 घंटे भी सोते हैं। संडे की छुट्टी मिल जाए तो कहो वो पूरा दिन ही 12 घंटे भी सो के ना उठें, पर सोने और उठने का समय देखिए। सूर्यास्त के समय हमें सूर्यास्त के बाद सोना, और सूर्योदय के समय हमें उठ जाना चाहिए। आज का यूथ उल्टी प्रैक्टिस में है, सूर्योदय के समय उठता है और सूर्यास्त के समय जागता है। 2-2, 3-3 बजे तक बच्चे अपने गैजेट्स के साथ, अपने वर्क प्लेस के साथ, अपने दुनिया के साथ उलझे हुए हैं, उस आभासी दुनिया में लिप्त हैं, जिनसे उन्हें कभी नहीं मिलना है, कभी उनका आमना सामना नहीं होना, पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रातों रात जग कर वो जाने किस ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे हैं। स्लीप डिस्टर्ब तो हो ही रही है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी उत्पन्न हो रहे हैं, तो क्यों ना हम
कोशिश करें कि हमारे जो हेल्थ के पैरामीटर्स हैं उसमें सोने और उठने के समय को भी प्रॉपर रखें। मैंने आपको बोला कि बहुत से लोग आते हैं, डिस्कस करते हैं कि हम तो खान पान का बहुत ध्यान रखते हैं, हम प्रॉपर टाइम पे सब कुछ खाते हैं, हमारा फूड पैटर्न जो है वो बहुत हेल्दी है, लेकिन उसके बाद भी ये बीमारियां लगी हुई हैं। उसका एक मुख्य कारण है कि शरीर में एक्सरसाइज और सोने का समय, उठने का समय निर्धारित नहीं है। सोते समय मोबाइल के बिना नींद नहीं आ रही है, सोते सोते उस रेडिएशन के साथ सो रहे हैं, सोते सोते उन मैसेजेस के साथ सो रहे हैं जिनका हमारे जीवन में कोई लेना देना नहीं है। आज गूगल प्लेटफॉर्म पे हर व्यक्ति ज्ञानी पंडित बना हुआ है, लेकिन हम उस ज्ञान को एक दूसरे से आदान प्रदान तो कर रहे हैं अपने स्टेटस के लिए, परंतु उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। फॉलो नहीं करने के कारण इस तरह की बीमारियों से हम ग्रसित हो रहे हैं। तो मुख्य रूप से हमें ध्यान रखना है, ये जो टिप्स मैं आपके सामने रख रही हूँ कि भोजन के रूप में हमें कौन सी बातें इन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को फॉलो करनी है। सबसे पहली बात, सेट योर सेल्फ अप टू सक्सेस। सक्सेस को प्राप्त करने के लिए मॉडरेशन इज की। मॉडरेशन मतलब हर चीज की लिमिट का निर्धारण होना चाहिए। मॉडरेट कंडीशंस हमें पता होनी चाहिए। हर चीज की अधिकता नुकसानदायक है, चाहे वह भोज्य तत्व हो, चाहे वह एक्सरसाइज हो, चाहे वह सोना हो, उठना हो। यदि हम हर चीज के मॉडरेशन की के साथ आगे बढ़ते हैं तो शरीर की व्याधियों को कंट्रोल कर सकते हैं। इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू ईट, इट्स हाउ यू ईट। मैंने अभी आपको बताया हम क्या खा रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम कैसे खा रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। तो इस टिप को भी आप प्रैक्टिस में लाइए। फिल अप ऑन कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मैंने फूड रेनबो को आपको बताया कि जितने भी वर्णक पदार्थ वाले लाल, हरे, लाल, सफेद वर्णक पदार्थ वाले फल और सब्जियां हैं, ये हमारे शरीर के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स उत्पन्न करने के महत्वपूर्ण सोर्सेस हैं। ईट मोर हेल्दी कार्ब्स एंड होल ग्रेन्स। अभी मैंने आपको इसके टिप दिए कि आप किस प्रकार से मोटे अनाज को और हेल्दी कार्बोहाइड्रेट को अपने भोजन में लाइए। and enjoy healthy fat and avoid unhealthy fats, junk food और unhealthy foods की जगह आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और HDL को भोजन में अधिक समावेशित करिए। पुट प्रोटीन इन पर्सपेक्टिव। सोया प्रोडक्ट्स को प्रोटीन के लिए, प्रोटीन युक्त दालों को, दूध से बने पदार्थ, दही, इनका सेवन करिए क्योंकि ये अच्छे प्रोटीन के सोर्सेस हैं। ऐड कैल्शियम फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स। कैल्शियम में दूध, दही, पनीर के साथ साथ सूर्य किरणों का प्रयोग प्रतिदिन 20 मिनट के लिए अवश्य करिए क्योंकि ये हमारे शरीर में जमा हुए अर्गोस्टेरॉल को कैल्शियम और विटामिन डी में परिवर्तित करते हैं जो हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक है। एंड मोस्ट एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इम्पॉर्टेंट इज लिमिट शुगर एंड सॉल्ट। एक निर्धारित आयु के बाद शक्कर और नमक को नियंत्रित करिए क्योंकि यही इम्बैलेंस हमारे शरीर में विकारों और व्याधियों को जन्म देते हैं। सो द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ। अपने हेल्थ को इन टिप्स के आधार पर संभाल के रखिए, संजो के रखिए तो निश्चित आप अपने कॉन्शियस लिविंग के लिए, आप अपने जीवन की समग्रता के प्रति सजग रहेंगे। छोटे छोटे हेल्दी लाइफस्टाइल्स, स्मॉल स्टेप्स एंड राइट डायरेक्शन, ये 3 मूलभूत मंत्र हैं जिनके आधार पर आप हैप्पी एंड कॉन्शियस लिविंग को प्रमोट कर सकते हैं। तो टेक द प्लेज फॉर दीज हेल्दी लाइफस्टाइल टिप्स और आपके जीवन में इस चीज का, जो व्याधियों का या विकारों का जमाव होता जा रहा है, ये खत्म रहे, इसका दुष्प्रभाव आप पर ना रहे। हेल्दी भोजन से, हेल्दी प्रैक्टिसेस से रूटीन लाइफ में आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें।